नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे पीएम मुद्रा योजना को 10 साल पूरे हो गए। अप्रैल 2015 में शुरू की गई इस योजना में अब तक करीब 32 करोड़ रुपए के लोन मंजूर किए जा सके हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने योजना के लाभार्थियों से संवाद किया है। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने पूर्व आप सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों से जुड़ी बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने फैसला लिया है कि पूर्व सरकार के द्वारा की गई नियुक्तियां रद्द की जाएगी। तीसरी बड़ी खबर, पिछले दिनों रामनवमी पर अयोध्या के समाजवादी पार्टी सांसद बदले बदले नजर आए। अवधेश प्रसाद ने न केवल राम मंदिर के दर्शन किए बल्कि उन पर पूरी श्रद्धा भी दिखाई। चौथी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के मोहन कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट गौ माता को समर्पित है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। पीएम मुद्रा योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं। अप्रैल 2015 में शुरू की गई इस योजना से अब तक करीब 32 करोड़ रुपए के लोन मंजूर किए जा सके हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। हितग्राहियों ने मुद्रा योजना को लेकर अपने अनुभव पीएम मोदी के साथ साझा किए। प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा, ये योजना मोदी के लिए नहीं है, ये जरूरतमंदों के लिए है। पीएम मोदी ने कहा, मुद्रा योजना मोदी की तारीफ के लिए नहीं है, यह योजना मेरे देश के युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का साहस देने के लिए। मध्य प्रदेश के भोपाल के लाभार्थी लवकुश मेहरा ने कहा, पहले मैं किसी के यहाँ काम करता था, लेकिन आपने मुद्रा लोन के जरिए हमारी गारंटी ली और आज हम मालिक बन गए हैं। मेहरा ने कहा कि उन्होंने 2021 में अपना व्यवसाय शुरू किया और मैंने बैंक से संपर्क किया। बैंक 5 लाख रुपए की लोन लिमिट थी। उन्होंने कहा कि उन्हें डर था कि पहली बार इतना बड़ा लोन ले रहा हूं और मैं इसे चुका पाऊंगा या नहीं। आज मेरा मुद्रा लोन 5 लाख रुपए से बढ़कर 9.5 लाख रुपए हो गया है। मेरा पहला साल का टर्नओवर 12 लाख रुपए था, जो अब 50 लाख रुपए से अधिक हो गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। पीएम मुद्रा योजना जो 2015 में शुरू हो गई थी और इसको 10 साल पूरे हो गए, इससे युवाओं को काफी लाभ पहुंचा है। आपका कहना बिल्कुल सही है। इससे युवाओं को लाभ पहुंचा है, देश की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा है। और आज विपक्ष के सारे आरोप कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी ध्वस्त होते दिखाई दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया 33 लाख करोड़ से ऊपर का लोन डिसबर्समेंट हो चुका है। 52 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी है। अगर हम डबल लोन या लोगों को ये भी माने कि लोगों ने 1, 2, 3 बार लोन लिया है, एक्सटेंशन लिया है, तो भी कम से कम 25 करोड़ लाभार्थी है। अगर एक लाभार्थी ने एक को भी नौकरी दी है तो 50 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। सरकार को ऐसी योजनाएं को जरूर लाना चाहिए, चाहे विपक्ष कोई भी आरोप लगाए। और इसमें एक और प्रशंसा की बात है कि जो छोटे लोन लेते हैं वो लोग कभी भी डिफॉल्टर नहीं होते। आज उन्होंने ये प्रूव कर दिया, वो देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सरकार ने आज इस डेटा के थ्रू विपक्ष को और देश की जनता को ये दिखाने की कोशिश करी है कि सरकार का देश की जनता में कितना विश्वास है। और विपक्ष जो आरोप लगाता था कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, वो निराधार आरोप था। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में लाभार्थियों से बात करते वक्त ये भी वहां पे कहा कि इतना लोन देश में किसी भी उद्योगपति को नहीं मिला या सारे उद्योगपतियों को भी नहीं मिला है। जो विपक्ष का निरंतर आरोप रहता था कि बीजेपी उद्योगपतियों की सरकार है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी योजना और भारत में ये बहुत अच्छे रूप से सफल रही है। 2.5 लाख से ये शुरू हुई थी और आज इसकी अपर लिमिट 20 लाख रुपए तक करनी चाहिए। जी, पीएम मुद्रा योजना से देश भर के अंदर उद्यमिता क्रांति को भी बढ़ावा मिला है। जी बिल्कुल सही है, उद्योगिता क्रांति को बढ़ावा मिला है। लोगों को स्वरोजगार की भावना जागृत हुई और लोगों को ये पता चला है कि बैंक और सरकार उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि मुद्रा योजना में कोई भी कोलैटरल की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी सरकार के पास या बैंक के पास गिरवी नहीं रखना पड़ता। दूसरे, इसमें एक और चौंकाने वाला फिगर है कि इसमें जो लोग आंशिक रूप से विकलांग हैं, उन लाभार्थियों की संख्या भी लगभग 17% है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार ने बैंकों पे उन लोगों पे भी विश्वास जताया है जो आर्थिक शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है
लेकिन व्यवसाय करना चाहते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने को स्वावलंबी बढ़ाना चाहते हैं, उनका भी सरकार ने बढ़कर तो सहयोग करा। और महिलाएं जो है इसमें एक बहुत अच्छा पोर्शन है लाभार्थी का, महिलाओं के रूप में जो स्वरोजगार की तरफ प्रेरित हुई और जिन्होंने परिवार को भी सहारा दिया है और अपने जीवन को भी इस योजना के तहत सहारा दिया है। जी, महिलाओं का भी इसमें अहम योगदान रहा है, क्योंकि जहां कहीं ना कहीं देखा जाता था कि महिला क्षेत्र में पीछे रहती है, पर अब देखा जा रहा है कि महिला पुरुषों से आगे है हर क्षेत्र में, और इस योजना के थ्रू काफी महिलाओं को फायदा मिला है, साथ ही सशक्त होने में भी काफी योगदान है महिलाओं का इसमें। महिलाओं को साथ ही साथ जो लोग छोटे जिलों में, कस्बों में रहते हैं, उनके पास बैंकिंग बैकग्राउंड नहीं होता, उनके पास कोई पेपर्स नहीं होते जिसके थ्रू वो लोन ले सके, उनके पास कोई गारंटी नहीं होती, तो सरकार की इस योजना की वजह से उस तबके को जो कभी भी बैंकिंग की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाता था, जोड़ने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला है। और बैंकों के लिए भी बहुत अच्छा व्यवसाय जनरेट हुआ है, क्योंकि जो लोग बैंक से लोन लेने आते हैं वो पहले लोन देते हैं, लेकिन जब वो लोन को अच्छे से रीपे करते हैं और बैंक उन्हें लोन में एनहांसमेंट देता है, तो साथ ही साथ वो बैंक के और उपकरणों को भी लेते हैं, जैसे वो व्हीकल लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, शादी ब्याह के लिए लोन लेते हैं, खेती बाड़ी के लिए लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं। तो बैंकों को भी इससे व्यवसाय में बहुत बढ़ोतरी मिली है। बैंक जो नए कस्टमर ढूंढने जाता था, अब बैंक के पास खुद वो कस्टमर आ रहा है जो बैंक का पैसा भी वापस कर रहा है और साथ ही साथ बैंक की अन्य योजनाओं का भी लाभ ले रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने पूर्व आप सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों से जुड़ी बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने फैसला लिया है कि पूर्व सरकार के द्वारा की गई नियुक्तियां रद्द की जाएगी। दिल्ली सरकार ने संवैधानिक, गैर वैधानिक निकायों, प्राधिकरणों, बोर्ड्स और समितियों के मनोनीत पदाधिकारियों, सदस्यों का कार्यकाल खत्म कर दिया है। मनोनीत सदस्यों में कई पूर्व और वर्तमान आप विधायक थे। इन समितियों में दिल्ली राज्य हज समिति, तीर्थ यात्रा विकास समिति, उर्स समिति शामिल है। बोर्ड्स में दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड, दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड, दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड और दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और दिल्ली जल बोर्ड शामिल है। अकादमियों में हिंदी अकादमी, उर्दू अकादमी, साहित्य कला परिषद, पंजाबी अकादमी, संस्कृत अकादमी, सिंधी अकादमी, मैथिली, भोजपुरी अकादमी और गढ़वाली, कुमाऊनी और जोनसारी अकादमी शामिल है। ज्यादातर नियुक्तियां राजनीतिक प्रगति की थी और अब इनके रद्द होने से इन निकायों के पुनर्गठन का रास्ता खुल जाएगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एएल द्विवेदी जी जुड़ गए। एएल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड में आ गई है और जो आप सरकार ने जो नियुक्तियां की थी उसको रद्द कर दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर नई सरकार जब भी किसी भी प्रदेश में इसका गठन होता है तो पूर्व में जो भी संवैधानिक जो भी बोर्ड निगम मंडल की नियुक्तियां होती हैं वह अवैध करार हो जाती हैं जैसे ही आचार संहिता लगती है। लेकिन अब चूंकि वहां पर अब चुनाव भी हो चुके हैं, सरकार भी बन गई, नई मुख्यमंत्री ने वहां शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है और अपना दायित्व संभाल लिया है, तो निश्चित तौर पर जो पुराने निगम मंडल बोर्ड जो भी थे वहां पर उनकी नियुक्तियां निरस्त मानी जाएंगी। जी, तो क्या ज्यादातर नियुक्तियां राजनीतिक प्रकृति की थी और अब इनको रद्द होने से क्या निकाय में पुनर्गठन का रास्ता खुल जाएगा इससे? निश्चित तौर पर जो ये नियुक्तियां होती हैं बोर्ड में, निगम में, मंडल्स में, ये ज्यादातर राजनीतिक नियुक्ति होती है। कुल मिलाकर जब तो कार्यकर्ता असंतुष्ट होते हैं या फिर जिनको विधायक का या सांसद का टिकट या चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिल पाती, तो उन व्यक्तियों को कहीं ना कहीं राजनीतिक नियुक्ति के आधार पर उनको निगम मंडलों में एडजस्ट किया जाता है। अब चूंकि जब नियुक्तियां अवैध हो गई हैं तो निश्चित तौर पर नया उसका रूपरेखा तैयार होगी और नए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, सक्रिय कार्यकर्ता, उनको कहीं न कहीं निगम मंडल में उनको कहीं न कहीं दायित्व दिया जाएगा। पर आप सरकार का तो कहना था जब उन्होंने नियुक्तियां की तो उन्होंने कोई भी घोटाला या भ्रष्टाचार नहीं किया है नियुक्तियों को लेकर। केजरीवाल ने भी काफी बार कहा है। निश्चित तौर पर देखिए, ये जो नियुक्तियां होती है राजनीतिक नियुक्तियां होती है, मैंने आपको पूर्व में ही बताया, जिन लोगों को चुनाव में तवज्जो नहीं मिल पाती, अच्छा पद नहीं मिल पाता, तो उनको निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव के पश्चात जब निगम मंडल बोर्ड का गठन होता है तो उन राजनीतिक लोगों को नियुक्ति इन बोर्डों में दी जाती है। तो जैसे पूर्व में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने अपने चहेतों को इन नियुक्तियों में बैठाया। अब भारतीय जनता पार्टी आ गई है तो वह भी कहीं ना कहीं सक्रिय कार्यकर्ता जो रहेंगे उनको इस अवसर पे कहीं ना कहीं उनको नियुक्त किया जाएगा इन निगम मंडल बोर्ड में। जी, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो अब भाजपा की सरकार है और जो आप सरकार ने जो भी घोटाले किए अब से नई नियुक्तियां की जाएगी।
देखिए, घोटाले जो एक विषय है वो एक अलग विषय है, लेकिन ये जो है ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से एडजस्ट किया जाए निगम मंडल को लेकर के, वह नियुक्तियां इस आधार पर होती हैं। और कहीं ना कहीं जो निगम मंडल का बोर्ड का जो बजट होता है ये भी काफी करोड़ों में होता है, तो वह निश्चित तौर पर ये निगम मंडल में उन लोगों को ज्यादातर काबिज किया जाता है जो ये निगम मंडल बोर्ड चला पाए और उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ये निगम मंडल बोर्ड अपना कार्यशैली के रूप में कार्य कर पाए। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। पिछले दिनों रामनवमी पर अयोध्या के समाजवादी पार्टी सांसद बदले बदले नजर आए हैं। अवधेश प्रसाद न केवल राम मंदिर के दर्शन किए बल्कि उन पर पूरी श्रद्धा भी दिखाई। अब सवाल ये उठता है कि जिस अयोध्या में पहुंचने के लिए देश भर के करोड़ों लोगों के बीच होड़ मची हो, वहां के सांसद को 1 साल तक क्यों मंदिर जाने का समय नहीं मिला। जाहिर है कि अब तक समाजवादी पार्टी और उनके नेता को लगता था कि राम मंदिर से दूर रहकर देश के कुछ खास वर्गों से हमदर्दी दिखाना उनकी राजनीति के लिए ज्यादा फिट रहेगा, लेकिन शायद इधर कुछ परिस्थितियां बदली है। अवधेश प्रसाद ने यह भी दावा किया है कि जल्द ही अखिलेश यादव अयोध्या रामलला का दर्शन करने आएंगे। तो क्या ये हाल ही में वक्फ बोर्ड औरंगजेब विवाद, राणा सांगा कंट्रोवर्सी में हुई फजीयत के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, या अयोध्या विधानसभा चुनाव हारने के बाद स्थानीय स्तर पर लोगों को मनाने की बात है? वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एएल द्विवेदी जी जुड़ गए। एएल जी, जो सपा सांसद है अखिलेश यादव काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि अब वो रामलला के दर्शन करने भी जाएंगे, तो क्या वो डैमेज कंट्रोल में या फिर उन्हें सत्ता की जो चिंता है वो सता रही है? ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है और लगातार आपने देखा होगा अखिलेश यादव सनातन के विरुद्ध लगातार बयान दिए जा रहे हैं। अभी उन्होंने पूर्व में भी एक ऐसा बयान दिया है जिसका कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल हो गया है। उन्होंने बोला है कि जो गौशाला है उनसे और जो वहां का रखरखाव उनसे उनको दुर्गंध आती है, और कहीं ना कहीं ये सब जो इस प्रकार की कंट्रोवर्शियल बयान है इसमें कहीं ना कहीं वे सुर्खियों में बने रहते। पूर्व में भी आपने देखा होगा महाकुंभ में जो अप्रिय घटना घटी उसको लेकर के भी लगातार उन्होंने सनातन का मजाक उड़ाया है। अब उनको ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में अगर हिंदुत्व का वोट उनको नहीं मिलेगा तो आने वाले चुनाव में वे किसी भी प्रकार से किले को फतह नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के लगातार उन्होंने पूर्व में भी कई बयान दिए थे, लेकिन अब उनका मुझे लगता है हृदय परिवर्तन हो रहा है, तो वो रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या रवाना। 1 साल हो गया उस चीज को, तो उनको अभी क्यों याद आ रहा है? क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव है इसीलिए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैंने आपको जैसे पूर्व में बताया कि कहीं ना कहीं जो चुनाव जब नजदीक आते हैं तो ज्यादातर इन नेताओं का जो सनातन प्रेम होता है, हिंदुत्व का प्रेम होता है, वह जाग जाता है। अब जिस प्रकार से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक है वह खिसक न जाए, तो इसको लेकर के वह अपनी रणनीति बना रहे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि ये जो मंदिर दर्शन है ये भी एक रणनीति की श्रेणी में ही आ सकता है। जी, जैसे अभी सपा सांसद है रामजीलाल सुमन ने भी राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, जैसे औरंगजेब वाला बयान हो, राणा सांगा वाला बयान हो, तो इसी की कंट्रोवर्सी में हुई फजीयत के बाद क्या अब सपा डैमेज कंट्रोल में जुट गई है क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का जो है वह हमेशा दोहरा राजनीतिक मापदंड रहा। जैसे पहले भी जो वहां पर हिंदुत्व को लेकर के अयोध्या में जो कार सेवकों को गोली चलाने का कांड हुआ था, ये सब को लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हमेशा चर्चित रही है और घेरे में रही है सनातन के। और जिस प्रकार से अब ये नया विवादित बयान लगातार अखिलेश यादव जो गायों को गौशालाओं को लेकर के दिया गया और भी जो अन्य हिंदू सनातन कुंभ को लेकर के दिया गया, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर ये इस प्रकार के बयान आएंगे तो उनकी पार्टी कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की छवि धूमिल हो जाएगी। तो अब उसको डैमेज कंट्रोल के लिए लगातार समाजवादी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वे उसको करने की जुगत कर रहे हैं। जी, अयोध्या विधानसभा चुनाव में भी सपा को करारी हार मिली थी, तो क्या इसी को जनता को साधने के लिए भी वो वापस से एक्शन मोड में आ गए हैं सपा? बिल्कुल, देखिए उन्होंने देखा है कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि सनातन का जो हिंदुत्व का जो वोट है वह कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ा दमखम रखता है, और जो भी सत्ताधारी पार्टी है अगर उसको उस प्रकार का वोट ना मिले तो वह सत्ता से विहीन हो जाती है। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर हम इस प्रकार के हिंदुत्व के प्रति अगर थोड़ा बहुत प्रेम दिखाएंगे और हिंदुत्व मंदिर जाएंगे
तो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का वोट है वो उनकी तरफ आकर्षित होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव जो आजकल की जनता है वह विकास के मुद्दे और जो अन्य मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वह बुलडोजर एक्शन हो, भू माफियाओं पर एक्शन हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो, वो सभी को लगातार देख रही है। तो ऐसा ऐसा कहना जायज नहीं है कि सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर के जो हिंदुत्व के लोग हैं या जो अन्य जो जागरूक मतदाता हैं वह पार्टी को वोट करते हैं। अब आजकल जो मतदाता है वह जागरूक हो चुका है। जिस प्रकार से भू माफिया पे कंट्रोल, अवैध नशे पे कंट्रोल, जो भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लगातार किए हुए हैं, तो लगातार उनका लगातार जो वोट बैंक है वह लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जो अन्य राजनीतिक दल है उनमें उनको कहीं ना कहीं निराशा का सामना करना पड़ रहा है। जी, उत्तर प्रदेश में चाहे से भाजपा हो, सपा हो या बसपा हो, जो भी विकास करेगा उसकी ही सत्ता वापस से आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको वही बताया, जो डेवलपमेंट के नाम पर जो भी कार्य करेगा, चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल हो, वह सत्ता पर काबिज हो सकता है। लेकिन वर्तमान में लगातार जो योगी सरकार ने वहां पे कार्य किए हैं, चाहे वह राम मंदिर का निर्माण हो, विकास के लेकर के भू माफियाओं पर हो, अवैध गतिविधियां वहां संचालित होती हैं, दंगों में कहीं ना कहीं वहां पर कमी आई है, किसी प्रकार का कोई दंगा देखने में नहीं मिला। संभल वगैरह में जो अभी जो कार्य हुए उसमें जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया वहां की सरकार ने, ये सब चीजें लगातार जनता देख रही है और मतदाता इसके आधार पर ही आने वाले चुनाव में है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मोहन कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट गौ माता को समर्पित रही है, क्योंकि कैबिनेट में गौ माता से जुड़े 3 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। पूरे प्रदेश में गौशाला निर्माण होगा। राजमार्ग के लिए केंद्र में 4,303 करोड़ रुपए मिले हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील के आनंदपुर आने वाले हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि 13 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आने वाले हैं। एनडीडीबी और दुग्ध महासंघ के बीच एमओयू होने वाला है। रविंद्र भवन में गोपाल सम्मेलन में अमित शाह जी शामिल होंगे। दुग्ध क्रांति के लिए आधुनिक तकनीक से काम किया जाएगा। 12 से 14 अप्रैल विक्रम महोत्सव दिल्ली के लाल किले में होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट के साथ ही एक एक्सपो भी रखा जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य के शासन काम करने वाले इतिहास को बताया जाएगा। नाटक के माध्यम से मंचन किया जाएगा। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। बता दें कि मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 11 अप्रैल को पीएम मोदी का आगमन है और 13 को गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है। साथ ही राज्य मार्ग के लिए 4,303 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कैबिनेट के साथ ही एक एक्सपो भी रखा जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य के शासन करने का काम, उस इतिहास को बताया जाएगा और नाटक के माध्यम से मंचन पर प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी है। साथ ही आपको बता दें कि 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है मध्य प्रदेश में। इसके बाद में 13 को अमित शाह का आगमन है मध्य प्रदेश। साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट में गौशाला निर्माण होगा और राजमार्ग के लिए केंद्र ने 4,303 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि 11 को प्रधानमंत्री आएंगे और ये हमारा सौभाग्य है कि 13 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आने वाले हैं। साथ ही ईसागढ़ के आनंदपुर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में कैबिनेट गौ माता को समर्पित रही है, क्योंकि कैबिनेट में गौ माता से जुड़े 3 महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। पूरे प्रदेश में गौशाला निर्माण होगा और राजमार्ग के लिए केंद्र में 4,303 करोड़ रुपए मिले हैं। डिप्टी सीएम ने कहा है कि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है
कि 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री पीएम मोदी अशोकनगर जिले के ईसागढ़ तहसील के आनंदपुर आने वाले हैं और यह हमारा सौभाग्य है। 13 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आने वाले हैं। एनडीडीबी और दुग्ध महासंघ के बीच एमओयू होने वाला है। बता दें, रविंद्र भवन में गोपाल सम्मेलन में अमित शाह जी भी शामिल होंगे। दुग्ध क्रांति के लिए आधुनिक तकनीक से काम किया जाएगा और 12 से 14 अप्रैल विक्रम महोत्सव दिल्ली के लाल किले में होने जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट के साथ ही एक एक्सपो भी रखा जाएगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एएल द्विवेदी जी जुड़ गए। एएल जी, मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है और इस बैठक में कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों पर मोहर लगी है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पशु कल्याण को लेकर के मोहन सरकार में कैबिनेट पे बैठक हुई है। शिक्षा के जो अवसर हैं और शिक्षा में जो अभी विसंगतियां चल रही हैं उनको अपग्रेडेशन के लिए एक कंपनी है उससे करार किया जाएगा एवं अन्य कहीं ना कहीं विकास की जो अधोसंरचना है उसको लेकर के कहीं ना कहीं मोहन सरकार में इस बैठक में वह निर्णय पारित किए गए। जी, 11 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी और 13 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा है। क्या बड़ी सौगात देने वाले मध्य प्रदेश को? देखिए, कहीं ना कहीं 11 तारीख को आनंद धाम जो अशोकनगर गुना के पास है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और निश्चित तौर पर देखने में आएगा कि विकास के लिए नरेंद्र मोदी क्या सौगात देते हैं मध्य प्रदेश में, तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। दूसरी ओर गृह मंत्री भी कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लिए शिरकत कर रहे हैं, उसमें आएंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि विकास कार्य में क्या क्या वह योगदान के लिए क्या बजट और क्या योजनाएं लेकर आते हैं। जी, मोहन कैबिनेट के अंदर दुग्ध क्रांति को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है, साथ ही इसको बढ़ावा दिया जा सके उसको लेकर भी चर्चा की गई कैबिनेट के अंदर। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने पूर्व में देखा होगा जो राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड है इसका कहीं ना कहीं इसकी संरचना, इसकी पॉलिसी मेकिंग को लेकर के सांची बोर्ड जो भोपाल का एक बहुत बड़ा ब्रांड है उसको लेकर के, दुग्ध संघ को लेकर के कई निर्णय कैबिनेट में बैठक में पारित हुए हैं और दूध उत्पादन में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश अच्छा अग्रणी अवसर बन पाए और आने वाले समय में दुग्ध उत्पादन और ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाए और किसानों को कहीं ना कहीं लाभ हो। इसके लिए मोहन सरकार ने कुछ नई योजनाएं राष्ट्रीय दुग्ध बोर्ड एवं दुग्ध संघ के मध्य निर्णय को पारित किया गया। जी, पहले की तुलना में अभी देखा जाए तो रिपोर्ट देखी गई थी जिसमें दुग्ध उत्पादन में कमी देखी गई है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन आपने पूर्व में देखा होगा कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक सबसे अच्छा ब्रांड है और दुग्ध संघ काफी पुराना है, लेकिन उस प्रकार से परफॉर्म वह नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं घाटे में कई किसानों को लाभ उसका नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के मोहन यादव काफी संवेदनशील थे और उन्होंने जो राष्ट्रीय दुग्ध बोर्ड, नेशनल डेयरी बोर्ड है, राष्ट्रीय दुग्ध बोर्ड है, उसमें वहाँ के आला अफसरों से एक बैठक की और वहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे उन्होंने बैठक की और क्यों ना इसका विलय करके या इसकी योजनाओं को इम्प्लीमेंट मध्य प्रदेश में किया जाए और दुग्ध उत्पादन ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में बढ़ाया जाए जिससे किसानों को लाभ मिले। इसमें एक विस्तृत चर्चा की गई थी। मुझे लगता है उसी को अब अंतरिम रूप दिया जा रहा है और आने वाले कुछ महीनों में कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं अग्रणी हो पाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।